हाँ जी, प्लस वन क्लास। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर और आज हम करेंगे बोहर्स मॉडल। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है। थॉमसन मॉडल आप लोगों ने किया, उसके ड्रॉबैक्स किए जो कि हमें रदरफोर्ड ने बताए थे, है ना। रदरफोर्ड ने बताया कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन उसके राउंड रिवॉल्व करते हैं, है ना। तो थॉमसन मॉडल कंप्लीटली डिस्कार्ड हो गया था, वो मॉडल तो बिल्कुल ही गलत था। ठीक है, क्योंकि हमने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में किया कि एटम के अंदर ज़्यादातर स्पेस क्या होती है, एम्प्टी। तभी तो हमारी जो लाइंस थी वो अल्फाबेटिकल सीधा पास होते थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ एटम के अंदर ज़्यादातर स्पेस एम्प्टी होती है। आप लोगों को रदरफोर्ड का सारा पता है। ठीक है, तो ये मैं दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा और डिस्कस करूंगा मैं रदरफोर्ड के थोड़े से ड्रॉबैक्स। रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स क्या थे? बोहर मॉडल हमें कहाँ क्यों आया बोहर मॉडल, है ना, उसके पीछे ये रीजन था। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, जैसे कि सोलर सिस्टम है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता करता न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। कब? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल होता है दैट विल रेडिएट एनर्जी। चार्ज पार्टिकल जब घूमता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, और अगर एनर्जी लूज करेगा तो उसका शेल छोटा हो जाएगा। अगर एनर्जी लूज करेगा उसकी स्पीड कम होती जाएगी ना, तो जैसे जैसे स्पीड कम होती जाएगी उसका शेल छोटा होता जाएगा और धीरे धीरे वो न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा। इट विल टेक ओनली 10⁻⁸ सेकेंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन टू डू दिस। ठीक है, सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड लगते हैं इलेक्ट्रॉन को अगर ये सब करना होता तो, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो डाटा बता रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, तो इतना कम टाइम लगता है न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन फॉल कर जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता बिकॉज वी नो एटम इज स्टेबल। ठीक है, तो एटम स्टेबल है, इसका मतलब ये थ्योरी गलत है, तो ऐसा नहीं होता। ये था रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स। रदरफोर्ड का एक और ड्रॉबैक जो आपने लिखा था, लाइन स्पेक्ट्रम को वो नहीं बता पाया था, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि क्यों बनता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं बोहर मॉडल पे। ठीक है, राइट ऑन दिस टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ एनर्जी लेवल्स और ऑर्बिट्स। कंसेप्ट ऑफ एनर्जी लेवल्स और ऑर्बिट्स, थोड़ी सी थ्योरी है, 2-3 लाइंस ये लिखो मेरे साथ, राइट डाउन। टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल of an atom and to explain the line spectrum of hydrogen, Niels Bohr। किसने किया ये काम? नील बोहर। नील बोहर कॉमा a Danish physics आए। ठीक है, तो नील बोहर ने आगे रदरफोर्ड को ओवरकम किया था, रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स बताए, और उसने जो अपना मॉडल दिया उसमें क्या था, लाइन स्पेक्ट्रम को अच्छे से एक्सप्लेन किया। कैसे किया वो हम बताएंगे। ठीक है, आगे देखो। इन 1913 कब किया? 1913 में, 1913 सारा कुछ देखो, रेवोल्यूशनरी सेंचुरी थी, लास्ट सेंचुरी, बहुत कुछ आया। एटम का हमें मॉडल ही नहीं पता था, केमिस्ट्री क्या पता होगी, हमें सिर्फ यही नहीं पता जो सबसे छोटी चीज़ है वो उसमें कैसे अरेंजमेंट क्या है, हमें वही नहीं पता था। ठीक है, तो सारा कुछ देखो उसके बाद आया। ठीक है, एटम की थ्योरी जो है वो 13 में आई, इसके बाद क्वांटम मॉडल आया, तो धीरे धीरे एडवांसमेंट हो रही। तो जब प्लेन की हमारे पास है ना, प्लेन 1911 से राइट ब्रदर्स ने आपको बताया प्लेन उड़ाए थे। ठीक है, तो वो उड़े 1911 के आसपास। तो देखो उसके बाद ये थ्योरी आई है, तो प्लेन उड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी साइंस में बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है, आप लोग हम लोग ये सब देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इन 1913 कॉमा proposed a model of the atom which was based upon the Planck's quantum theory of radiation, based upon the Planck's quantum theory of radiation। इसको अंडरलाइन कर लो,
The new model is called Bohr's model of atom. The new model is called Bohr's model of atom. चलो आगे देखो Bohr's model of atom. Bohr's model of an atom of the atom, कुछ भी लिख लो, ठीक है। अब हम लिखेंगे इसके पोस्टुलेट्स। इसने प्लैंक थ्योरी पे अपनी थ्योरी दी। इसके पोस्टुलेट क्या थे? वो क्या कहता कि एटम कैसा होता है। फर्स्ट पॉइंट, अब आप लोग ये सोचो रदरफोर्ड का कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगता हो कि ये सही था यार, ऐसा कोई पॉइंट। रदरफोर्ड का न्यूक्लियस वाला पॉइंट बिल्कुल सही था। वो कहता है सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, है ना। तो ये पॉइंट इसका सही था। इसने वहां से पॉइंट उठाया, अपनी थ्योरी में चिपकाया, ठीक है, बिल्कुल सही पॉइंट है। राइट डाउन। An atom consists of a small heavy positively charged nucleus, in the center surrounded by electrons. Very nice. और इसके बाद क्या है? इलेक्ट्रॉन से सराउंड तो है, लेकिन ये जो शेल है ना, हाइड्रोजन का एटम, मैं हाइड्रोजन एटम ले रहा हूं, उसमें ये जितनी दूरी है, ये दूरी होती है 52.9 पिकोमीटर के आसपास, ठीक है। तो उसमें ये जितनी दूरी है उतनी ही रहेगी, इसको कोई भी बदल नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, ठीक है। तो बोहर ने चेंज क्या किया? बोहर कहता है एक पर्टिकुलर सेल होता है। रदरफोर्ड कहता है कहीं भी घूम सकता है इलेक्ट्रॉन अराउंड द बाहर, न्यूक्लियस के बाहर, लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं नहीं घूम सकता। एक पर्टिकुलर शेल मिलेगा उसको, वहीं पे घूमेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमेगा, फिर उसके बाद वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमेंगे, उसके बाद वाले यहाँ पे घूमेंगे। आपको पता है आगे है ना, K, L, M, N एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो शेल्स है इनकी पर्टिकुलर एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन की वहाँ पे एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी, तो वो यहाँ पे घूम पाएगा, ठीक है। अगर एनर्जी में चेंज आएगा तो उसका शेल भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। राइट डाउन। आप लोगों ने फर्स्ट में लिखी एन एटम कंसिस्ट of a small heavy positively charged nucleus in the center surrounded by the electrons. यहाँ तक लिखिए आगे को। The electrons in an atom revolve around the nucleus only in certain selected circular orbits. देखा, selected orbit में only in certain selected circular paths या orbits which have a fixed value of radius and energy. Fixed value of radius, यहाँ पे जो रेडियस होती है एटम के केस में, that is 52.9 पिकोमीटर, ठीक है। आगे जाके ये आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा। These paths हमने पहले ही ऑर्बिट लिख लिया, वहां पे पीछे जहां पे ऑर्बिट लिखना है वहां पे स्लैश करके पाथ लिख लो, ठीक है। These paths are called orbits. अगर वहां पे जगह नहीं है तो ये लाइन मत लिखना, आप ऊपर ही ऑर्बिट्स लिख चुके हो, ठीक है। आगे लिखो, these orbits are associated with definite energies and are called energy shells or energy levels. These are designated as K, L, M, N and so on. Clear? Second point. Write down second postulate. The energy of an electron in the orbit does not change with time. The energy of an electron in the orbit does not change with time. Third point, energy. Second point क्या था? इलेक्ट्रॉन जब एक शेल में रिवॉल्व करता है तो टाइम के साथ उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती। मैं बच्चे आपको पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, इसके पूरी एक्सप्लेनेशन आप लोग रीड कर सकते हो, ठीक है। थर्ड वन लिखो, only those orbits are permitted in which the angular momentum of the electron is, आप लोग लाइन थ्योरी लिखते जाओ, is a whole number multiple of
is a whole number multiple of h upon 2 pi, is a whole number multiple of h upon 2 pi। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो होगा है ना, उसका बच्चे कुछ वेलोसिटी होगी और जब उसका कुछ मास होता है इलेक्ट्रॉन का, राइट, और वो एक पर्टिकुलर रेडियस में रिवॉल्व कर रहा होगा, है ना। अब मैं आपको समझाता हूँ। n की वैल्यू होल नंबर लेनी है, n की वैल्यू 1 थी, h की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट आपको पता वैल्यू है ना 2 पाई, तो इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जब मैं n को 1 पुट करूंगा, तो अगर ये पर्टिकुलर होगा तो ये भी पर्टिकुलर होगा, इट मींस एंगुलर मोमेंटम उसका फिक्स होगा। फिर जब मैं n2 पुट करूंगा, n को 2 पुट किया तो उसके एक पर्टिकुलर, फिर से एक पर्टिकुलर उसका एंगुलर मोमेंटम होगा फॉर सेकंड शेल, है ना। तो ऐसे वो कहता है जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो n टाइम्स मल्टीपल होगा, लेकिन n यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, n क्या रहेगा, होल नंबर। दिस पोस्टुलेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एक दो बार सुन लेना, ठीक है। लिख लो where n can have natural number values, n can have natural number values, ठीक है, that is 1 2 3 4, ठीक है। जीरो शेल का कोई मतलब नहीं होता, n जीरो नहीं हो सकता, ठीक है बच्चे, इसलिए ये मैंने नेचुरल लिखवाया, आपको होल नहीं लिखवाया, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, एंड दिस इज द लास्ट पोस्टुलेट। वो कहता, ये पॉइंट हम सारे डिस्कस कर चुके हैं ऑलमोस्ट। वो कहता जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले शेल से नीचे वाले शेल में आता है, E1 एनर्जी E2 एनर्जी, बुक में ऊपर E2 लिखा है नीचे E1 लिखा है, इसको फॉलो कर लेना, वो रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे ही करेंगे, तो डेल्टा E को कहते हैं एनर्जी लिमिट होती है, कितनी होगी, फाइनल में इधर से जब इधर आएंगे तो एनर्जी लिमिट होगी, क्लियर। तो ये फॉर्मूला दिया उसने, राइट डाउन द एनर्जी इज इमिटेड। देखो जब नीचे आएगा तो एनर्जी इमिट होगी, जब ऊपर जाएगा तो एब्जॉर्ब होगी, राइट डाउन द एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब only when the electron jump from one energy level to another, when electron jump from one energy level to another। ये लिख लो बच्चे। इसी के साथ आप एक और बना सकते हो, ठीक है, एक और शेल बना सकते हो, 1 2 इलेक्ट्रॉन वाला यहां से यहां जा रहा है, तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से, हमने पहले केस में हमने माना ऊपर से नीचे जा रहा है, अब हम मानते हैं नीचे से ऊपर जा रहा है, तो जब ऊपर जाएगा तब क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, है ना। E1 E2, मैं फाइनल E2 ले रहा हूं, ठीक है। डेल्टा E इस केस में क्या आएगा, E2 माइनस E2, ठीक है। तो फॉर्मूला मैंने सेम ही लिखा है, लेकिन मैग्नीट्यूड में फर्क आएगा, है ना। तो मैग्नीट्यूड जब एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए, नहीं तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। चलो ये नोट कर लो, पोस्टुलेट खत्म, बोहर मॉडल काफी खत्म। इसके बाद बोहर के जो सक्सेस है हम वो लिखेंगे, ठीक है। बोहर का मॉडल काफी देर तक एक्सेप्टेड हुआ, अब भी एक्सेप्ट होता है, कुछ पॉइंट्स नहीं सही थे, ठीक है, वो क्वांटम मॉडल ऑफ एटम बताएगा, ठीक है। आगे लिखो सक्सेस ऑफ बोहर मॉडल, सक्सेसेस ऑफ बोहर मॉडल। फर्स्ट, Bohr atomic model explain the stability of atom. Bohr model explain the stability of atom. कैसे? According to Rutherford, according to Bohr, जो इलेक्ट्रॉन होता है एक पर्टिकुलर शेल में घूमता है और वहां पे वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, ठीक है, तो वो स्टेबल हो गया, ठीक है। इसको एक्सप्लेन मैं नहीं करवा रहा, ठीक है, आप लोग रीड कर लेना। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट में लिख लो बच्चे, Bohr's atomic model explain the stability of an atom. Write down second point. Bohr's concept of atom explained successfully the atomic spectrum of hydrogen. Explained successfully the atomic spectrum of hydrogen. जैसे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, ऐसे बनता है, एक पर्टिकुलर शेल होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन जब वापस आएगा और हर बार क्या होगा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ही होगी।
फॉर अ पर्टिकुलर एटम, राइट। तो जैसे मान लो ये N2 है, ये N1 है, मैं सिंपल लाइन सीधी मार दी, ठीक है। तो मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो बच्चे क्या होगा, एनर्जी इमिट होगी, लेट्स से डेल्टा एनर्जी इमिट होगी, है ना। तो डेल्टा E किसके इक्वल होगा, दिस माइनस दिस, एनर्जी आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद डेल्टा है इक्वल टू hc/λ, यहाँ से मैं वेवलेंथ निकाल सकता हूँ। तो इस तरह शेल्स, जब हमने शेल्स फिक्स कर दिए तो मैं वेवलेंथ निकाल सकता हूँ बोहर मॉडल के साथ। यही पॉइंट बताता है कि बोहर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लो। ये मैं रब कर रहा हूँ। इसके बाद बच्चे लिखो, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। इजी है टॉपिक, थोड़ा समझना पड़ेगा इसी पॉइंट के अंदर, ठीक है। एक और पॉइंट लिखो, simultaneous appearance of a large number of lines in the spectrum of hydrogen। बोहर ने इसको भी एक्सप्लेन किया कि जो साइमल्टेनियस अपीयरेंस आती है, ठीक है, जो काफी ज्यादा लाइंस बनती हैं, ठीक है, वो कैसे बनती हैं। साइमल्टेनियस अपीयरेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द हाइड्रोजन एटम। देखो जो बुक में एग्जांपल मैं आपको वही बता रहा हूं, शेल 1 2 3 ये करवाओगे आप लोग, मैं सिर्फ लाइन सुनाऊंगा। देखो जी, ये है N4, N3, N2, N1। इलेक्ट्रॉन आ रहा है फोर्थ शेल से। फोर्थ शेल से इलेक्ट्रॉन या तो सीधा नीचे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, या हो सकता है पहले सेकंड शेल में आए, यहाँ से ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, पहले यहाँ आए और उसके बाद यहाँ से 2 पॉइंट बनेंगे, यहाँ से हो सकता है यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आए, है ना। और क्या हो सकता है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से सीधा यहाँ। कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनी, तो स्पेक्ट्रल लाइंस भी उसने कैसे शो की, विद द हेल्प ऑफ ऑर्बिट्स। वो कहता है कि एनर्जी लेवल पर्टिकुलर होता है और वहां से जब इलेक्ट्रॉन नीचे आता है तो उसके डिफरेंट वेज में नीचे आने के, जरूरी नहीं है 4 शेल से वो सीधा फर्स्ट पे आएगा, हो सकता है वो यहाँ से यहाँ है, तो यहाँ से जब यहाँ आएगा, यहाँ पे वेवलेंथ कुछ एनर्जी रिलीज होगी ना, तो उसकी भी लाइन बनेगी। तो इस कारण हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना, आई एम रिपीटिंग, हाइड्रोजन में सिर्फ बच्चे एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के कारण हम जब स्पेक्ट्रल लाइन देखते हैं बहुत ज्यादा बन जाती हैं। तो वो कैसे, बंदा कहता है एक ही इलेक्ट्रॉन है, इतनी ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइन कैसे बन रही है ना। तो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन अगर जंप करेगा वापस आएगा, एक ही लाइन बननी चाहिए, लेकिन लाइंस काफी ज्यादा बन जाती है। वो कैसे, वो ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर गया, मान लो 4 शेल पे पहुंच गया, एक लाइन तो तब बनेगी ना जब वो यहाँ से सीधा नीचे यहाँ पे आएगा, है ना। लेकिन वो ऐसे आए नहीं, यहाँ से यहाँ सीधा भी आ सकता है, यहाँ से ऐसे भी आ सकता है, 2 लाइंस बनेंगी, 3 लाइंस बनेगी, अगेन 2 लाइंस बनेगी। तो ऐसे इस तरह अलग अलग स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, लाइंस बढ़ती हैं। क्लियर। तो ये था साइमल्टेनियस अपीयरेंस। आप लोग इसको एज इट इज ड्रॉ कर लो, आपको समझ आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला लिख लो। इसके बाद इसको लिखने के बाद एक फॉर्मूला लिखो, इन जनरल the number of emission lines when an electron jumps from higher level to lower level, हायर लेवल जहां पे लिखा वहां पे लिखो N2 और जहां पे लोअर लेवल वहां लिखो N1, ठीक है। N2 आपको पता है, आपने एमिशन स्पेक्ट्रम के मैंने 2 बार कराया, ठीक है, 2 वीडियोस डाली उसकी। N2 आपको इनिशियल लेना है, N1 फाइनल लेना, लिख सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूला आ जाएगा बच्चे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का ये,
N2 minus N1 minus 1 अपॉन ये आ जाएगी हमारी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशंस, ठीक है, इसको नोट कर लो। जैसे कि इसमें आप निकाल सकते हो, मान लो हमारा 5th शेल से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है ना, कहां से? 5th शेल से। N2 हमारा 5 है और N1 हमारा 1 है, तो हम निकालते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी? 5 minus 1 यहाँ प्लस होता है, यस, इट्स प्लस, इसको प्लस कर देना, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 क्या है? 5 minus 1 4 into ये कैंसिल 5 डिवाइड बाय 2, तो आंसर क्या आया? 10, ठीक है। तो अगर 5th शेल से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो 10 स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी, क्लियर? इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये नोट कर लो बच्चे सारा, ठीक है। आगे है थर्ड पॉइंट जिसमें हम एनर्जी डिस्कस करेंगे। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बेसिस पे आगे न्यूमेरिकल्स भी हैं, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझना। लिखो थर्ड पॉइंट, बोर्स थ्योरी helps in calculating the energy of the electron in a particular orbit of hydrogen atom. बोर कहता इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है ऑर्बिट में वो इतनी होती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इक्वल्स टू 2 pi square me4 अपॉन n square l square। फॉर्मूला देखने में बड़ा लग रहा है, इजी है, ठीक है, इसको नोट कर लो। एंड और ये z स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस, जैसे हमने उसमें किया था मिशन स्पेक्ट्रम के फॉर्मूले में z से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, तो इसमें भी z स्क्वायर होता है, तो हाइड्रोजन के लिए z1 होता है, इसलिए यूज हम नहीं करते। और यहाँ पे बच्चे आएगा माइनस साइन। एंड अब देखो इसमें से सब कुछ तो कांस्टेंट है, आपको फॉर्मूला ये पूरा याद नहीं करना, ठीक है, तो इसमें से जो चीज कांस्टेंट है वो मेरे को बताओ क्या क्या है। कांस्टेंट क्या क्या है इसमें से? 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट एंड z स्क्वायर जो होगा ये वेरिएबल होगा। ये सारी टर्म्स कांस्टेंट है, सिर्फ ये वेरिएबल है ना, दिस। तो इनको छोड़ दो और ऊपर वाली सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगा 2.18 10 to the minus 18, 2.18 into 10 to the minus 18 into z square on n square, x square भी उड़ जाएगा, h square भी कांस्टेंट होता है। तो ये कैसे आया बच्चे, इनकी वैल्यूज पुट करके आप लोग प्लीज कैलकुलेट करके देखना। मैं वैल्यूज आपके लिए लिख देता हूँ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 to the minus 31 kg, you already know, and charge electron is 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb, and Planck constant is equals to 6.626 into 10 to the minus 34 जूल सेकंड इनवर्स, जूल सेकंड, ठीक है, यही होता है ना यूनिट। E इक्वल्स टू h बाय लैम्डा, है ना, h क्या है? E लैम्डा बाय c। एनर्जी के यूनिट क्या थे? जूल। लैम्डा के यूनिट, लैम्डा होता है मीटर इनवर्स, वेवलेंथ मीटर, और स्पीड के मीटर पर सेकंड, तो सेकंड ऊपर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आए थे यूनिट्स। आई होप आपको ये सब याद होगा। और देखो इन सब की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे 2 को भी लोगे, पाई की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, मास की वैल्यू बता दी, e की पावर 4 है, n स्क्वायर को छोड़ देना, h स्क्वायर, ठीक है, h आपकी वैल्यू ये रही, कैलकुलेटर पे करके देखना वैल्यू ये है, ठीक है। तो ये एनर्जी होती है पर एटम, ये एनर्जी है बच्चे पर एटम,
अगर पर एटम में ये एनर्जी है, अगर पर मोल में निकालनी हो तो इनटू एवोगैड्रो, ठीक है, ये लिख लो जूल, ये पर एटम है। आगे लिखो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या आ जाएगी एनर्जी E इक्वल्स टू -2.18 इनटू 10⁻⁻18 डिवाइड बाय n स्क्वायर। अगर हाइड्रोजन होगा तो मैं n बार को कर दूंगा, ठीक है, तो मैं अब इनको नहीं कर रहा, इनटू एवोगैड्रो नंबर 6.02 टू 10⁻23 जूल पर मोल बन गए। अब देखो मल्टीप्लाई, इसको याद कैसे रखना है, ये नंबर जब इससे मल्टीप्लाई होगा 6 टू 12 होता है, तो नंबर ये आगे 0.18 भी है, तो नंबर 13 के आसपास आएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या बचा 10⁻18 एंड 10⁻23, तो क्या बचा 10⁻5, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1312, मतलब कि ये 13.1, ठीक है, इनटू 10⁻5। इसको मैं और सिंपलीफाई कैसे कर सकता हूँ, इसको हम लिखते हैं बच्चे 1312 किलो जूल, 2 जीरो इसको दे दी, 1 किलो लगा दिया जूल पर मोल, डिवाइड बाय n स्क्वायर, और अगर z होगा तो ऊपर आ जाएगा z स्क्वायर, ठीक है, फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस लिख लेना अलग से, ये फॉर हाइड्रोजन, दिस इज फॉर हाइड्रोजन, एंड फॉर हाइड्रोजन लाइक आयन इट इज माइनस साइन के साथ, ठीक है, फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस एनर्जी इक्वल्स टू -1312 into z square upon n square किलो जूल पर मोल। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके बाद थोड़े से इसके फॉर्मूले और हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना, दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट।